हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं LTE आर्किटेक्चर मतलब 4G आर्किटेक्चर। सो दिस इज योर LTE आर्किटेक्चर। द टेक्निकल नेम ऑफ 4G आर्किटेक्चर इज LTE आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में टोटल 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला होता है आपका इवोल्व पैकेट कोर, EPC। 4G में आपको वेरिएबल बैंडविड्थ अवेलेबल है, जैसे 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3.8 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज। जो छोटा ऑपरेटर है वो ज़्यादा बैंडविड्थ परचेज नहीं कर सकता, तो वह क्या करेगा, एक या दो बैंडविड्थ जैसे 10 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज परचेज कर लेगा। अब कोई बड़ा ऑपरेटर है जैसे जियो, एयरटेल, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो सभी के सभी बैंड्स परचेज कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि आप एक बैंडविड्थ खरीद कर भी सर्विस दे सकते हैं 4G में। अगर आप डेटा रेट की बात करें 4G के अंदर, अपलिंक में वो है 75 Mbps एंड डाउनलिंक में है आपका 300 Mbps। एक चीज़ और है 4G के अंदर, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। इसमें अपलिंक में SCFDMA यूज़ होता है एंड डाउनलिंक में OFDMA यूज़ होता है। मॉड्यूलेशन आपका यूज़ होता है 4G में 64 QAM एंड 256 QAM। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके 4G के जो पता होने चाहिए। QAM स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हम देखते हैं वह है UE। UE स्टैंड्स फॉर यूज़र इक्विपमेंट। अब आप इसको MS नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए अब ये एक यूज़र इक्विपमेंट बन गया टच स्क्रीन वाला, बिकॉज वी आर यूजिंग वॉइस कॉलिंग एज वेल एज डेटा। सो दिस डिवाइस विल वर्क लाइक कंप्यूटर। इसको हम MS ना बोलते हुए हम इसको यूज़र इक्विपमेंट बोलते हैं। आपका UE कनेक्ट होगा नोड B से। नोड B आपका BTS की तरह होता है, जैसे 2G में आपका BTS होता है वैसे ही 3G में आपका नोड B होता है एंड 4G में हमने इसको नाम दिया है E नोड B का। E स्टैंड्स फॉर इवोल्व। इसके फीचर्स होते हैं, ये आपको हेल्प करेगा पेजिंग में, और रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट में। यह काम आएगा आपका रेडियो बेयरर कंट्रोल में। मेन रेडियो एमिशन में रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी के पास कितने चैनल्स हैं। अगर बगल वाले सेल में किसी E नोड B के पास A और B सेल के अंदर कम सब्सक्राइबर बात कर रहे हैं, कम यूज़र बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा E नोड B जो आसपास है उसके बगल में ही यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियो रिसोर्स का जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपका E नोड B इजीली कर सकता है, उनको कंट्रोल भी करता है, उनको मैनेज भी करता है।
डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशंस की कैपेबिलिटी भी ई नोड बी के पास होती है। ई नोड बी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसका काम है कि जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेगा, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा, बस फॉरवर्ड करेगा। दो ई नोड बी के बीच में जो इंटरफेस होता है वह है X2। जैसे 2G में MS होता था, उसके बाद BTS के बाद BSC के बाद MSC होता था। वैसे ही 3G में नोड बी के बाद RNC के बाद MSC होता है। 4G में ई नोड बी के बाद डायरेक्ट EPC होता है। बीच में कोई RNC MSC कोई नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि कनेक्टिविटी टाइम डिक्रीज हो गया। अब बीच में कोई हार्डवेयर नहीं है। अब डायरेक्ट ई नोड बी से रिक्वेस्ट EPC के पास चली गई, तो आपकी रिक्वेस्ट जल्दी कनेक्ट होगी और जो एक्सपेक्टेड टाइम था कनेक्टिविटी के लिए 4G में वो है 2 मिली सेकेंड्स, जो आपका 3G में नियर अबाउट 10 मिली सेकेंड्स के आसपास था। तो हमने क्या देखा कि जो कनेक्टिविटी टाइम था वह हो गया 2 मिली सेकेंड्स, जस्ट बिकॉज हमने बीच में से हार्डवेयर रिमूव कर दिया। इसके बाद आपका ई नोड बी कनेक्ट होता है MME के साथ या सर्विंग गेटवे के साथ। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी ये डॉटेड लाइंस हैं, इसका मतलब है कि ये आपका कंट्रोल प्लेन पर काम कर रहा है। डायरेक्ट कॉल में या इंटरनेट की सर्विस जो आपको चाहिए उस टाइम आपका डॉटेड लाइंस वाला हार्डवेयर काम नहीं आएगा। डॉटेड लाइंस वाला हार्डवेयर आपको सपोर्ट करेगा और कंट्रोलिंग में काम आएगा। मतलब डॉटेड लाइंस वाले हार्डवेयर में बस सपोर्ट है, वह आपको सपोर्ट करेंगे आपकी कॉल कनेक्टिविटी के लिए। जो बात करने से पहले, कॉल कनेक्ट होने से पहले जो प्रोसेस होता है उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए ये सभी कंट्रोल पैनल्स में काम करते हैं। और जो फिक्स लाइन वाले हार्डवेयर हैं, यह आपका यूज़र प्लेन पर काम करते हैं। जो आपका नोड बी और MME के बीच में जो इंटरफेस है S1C, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्लेन, और जो आपका इंटरफेस है बिटवीन ई नोड बी एंड सर्विंग गेटवे, उसको बोलते हैं S1U, वेयर U स्टैंड्स फॉर यूज़र प्लेन। आपकी फिक्स लाइन है वह आपका यूज़र प्लेन पर काम करेंगे। डॉटेड लाइंस वाले आपका ऑथेंटिकेशन, आपका बिलिंग में, इन सब चीज़ों में काम आते हैं, सपोर्ट करने के काम आते हैं बेसिकली। अगर हमें बात करनी है किसी से तो उस टाइम ये पिक्चर में नहीं है, यह उससे पहले, उसके बाद में आते हैं। MME स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी एंड SGW स्टैंड्स फॉर सर्विंग गेटवे। PDN स्टैंड्स फॉर पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। PCRF स्टैंड्स फॉर पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन। EUTRAN का मतलब है इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। MME को अगर मैं 2G से 3G से कंपेयर करूं तो MME काम करता है जस्ट लाइक VLR। MME के फंक्शंस हैं पेजिंग, ऑथेंटिकेशन, मेरा यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं, यह सब MME चेक करेगा, आपके हैंडओवर करेगा, आपके इंटर BSC हैंडओवर करेगा। MME करेगा
इसके बाद आपका सर्विंग गेटवे है। यह पॉसिबल है कि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सर्विंग गेटवे हों। आप जिस एरिया के अकॉर्डिंग आपका सर्विंग गेटवे कौन सा होना चाहिए, कौन सा आपके नियरेस्ट है, वह कनेक्ट करेगा। ये काम एमएमई क्या है, वह आपके लिए सर्विंग गेटवे सिलेक्ट करेगा। इसलिए इसका नाम मोबिलिटी, मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये देखेगा कि सर्विंग गेटवे कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आपकी करंट लोकेशन को देखेगा, देखते हुए आपको एक सर्विंग गेटवे एलोकेट करेगा, सिलेक्ट करेगा आपके लिए। सर्विंग गेटवे के मेन फीचर्स होते हैं आपका राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग यूज़र डेटा पैकेट। 4G पूरा आईपी पर काम करता है, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। तो पैकेट्स को कहाँ फॉरवर्ड करना है, किसके पास फॉरवर्ड करना है, यह डिसीजन आपका सर्विंग गेटवे लेगा। जैसे 3G में जो काम SGSN का होता था, वह काम 4G में किसका है, सर्विंग गेटवे का। अब बात करते हैं PDN गेटवे की। PDN गेटवे आपको IP एलोकेशन करेगा। अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर जाते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको IP एड्रेस दे देगा, आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे। तो PDN गेटवे आपको एक्चुअल में इंटरनेट तक लेकर जा रहा है। अगर आपको एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में चेंज करना है, आपको 4G से 3G में चेंज होना है, 4G से 2G में जाना है, तो आपको PDN गेटवे हेल्प करेगा। यही वो गेटवे है जो आपको एक्चुअल में IP देकर बाहर भेजेगा। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ PDN गेटवे। इसके बाद एक और हार्डवेयर है हमारे पास, HSS। HSS stands for Home Subscriber Server. It behaves like HLR। जो काम करता था वही काम HSS का है। 4G में HSS जो काम करता था वही काम HSS करेगा। HLR का काम था कि मेरे पास जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वह कौन हैं, उनकी IDs क्या हैं, उनका IMSI नंबर क्या है, उन्हें कौन कौन सी सर्विस सब्सक्रिप्शन की हुई हैं, उनके पास कोई डेटा पैक है या नहीं, ये सारा डेटा आपका होता है HSS के अंदर, सेव होता है इसके अंदर। उसको डेटा रेट कौन सा मिलना चाहिए, कौन सा डेटा प्लान डला हुआ है, सारी की सारी ये चीज़ें अपडेट होंगी इसके अंदर, विच इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक HLR। HSS के यूज़र डेटाबेस, सर्विस सब्सक्रिप्शन, यूज़र आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेसिंग, ये सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये बंदा कौन है, उसका IMEI नंबर चेक करेंगे। तो ये सारे काम आपके HSS करेगा। इसके बाद PCRF, मेरे पास एक हार्डवेयर है जो PCRF पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल्स फंक्शन। इसका काम है कि आपने कितना डेटा यूज़ किया, आपने कितनी देर तक बात की, उस बेस पर आपका बिल बनाना। तो बिलिंग वाला काम आपका PCRF करेगा। जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो उसको ये सेंड करता है, ये बीच में बैठकर सेंस करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा जा रहा है। तो ये काम आपका PCRF करेगा। एक और फंक्शन होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस
कि मेरे यूज़र को क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या देनी है। किसी एरिया में अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ी क्वालिटी कम कर देनी चाहिए। अगर एचडी क्वालिटी नहीं मिल सकती तो लोअर क्वालिटी वॉइस दे दो। तो ये सब काम भी पीसीआरएफ करेगा। तो ये आपका जो पूरा हार्डवेयर है, एमएमई, सर्विंग गेटवे, पीडीएन गेटवे, पीसीआरएफ, इन सब को कलेक्टिवली बोलते हैं ईपीसी। सबसे फेमस बैंड है इंडिया में बैंड 40, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 23 मेगाहर्ट्ज़। तो वो आपका 4G का सिनारियो है। 4G में वेरिएबल बैंडविड्थ अवेलेबल है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। इसके अलावा S11 एंड GX आपके इंटरफेसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो इंटरफेस है वो है X2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4G आर्किटेक्चर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय YouTube videos. Thank you so much.